हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखो 3 दिसंबर का सेशन आज हम लेके आ चुके हैं और इसको मैं बढ़ाऊं उससे पहले इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 तो क्लैट 2025 का पेपर आ चुका है। आप इस पेपर को प्लीज़ देखिए, इसके सेक्शन आर्टिकल्स देखिए, करंट अफेयर्स देखिए, लीगल देखिए, सारे सेक्शंस को देखिए। प्लस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट एज वेल एज तो भी आप लोगों को जो है ये पेपर देखना चाहिए क्लैट का। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जिसमें से कुछ आर्टिकल्स आपके द हिंदू के रहने वाले हैं, बट द हिंदू में एज यूजुअल कोई बहुत खास आर्टिकल नहीं है। तो हमने इंडियन एक्सप्रेस से 2 आर्टिकल लिए हैं, एक एशियन कंट्रीज का लिया है और दूसरा आर्टिकल्स लिया है रिगार्डिंग ब्लैक सी ग्रीन डील। ठीक, तो ये दोनों जो है आर्टिकल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस द हिंदू के जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो एक आर्टिकल आया है, अहेड ऑफ मेगा इवेंट नेक्स्ट मंथ यूपी डिक्लेयर्स महाकुंभ एरिया एज न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, आपको पता है कि महाकुंभ करके एक कुंभ होता है, देयर इज वन थिंग, दिस इज महाकुंभ। तो महाकुंभ को बोला जाता है कि 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। तो प्रयागराज में इस बार जनवरी 13 से फरवरी 26 तक महाकुंभ होगा। तो उसके लिए एक नया डिस्ट्रिक्ट की घोषणा करी गई है एंड इट विल बी द 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। तो कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इस पे एक टेक्स्ट वाले पेज पे पूरा आर्टिकल निकला है, तो देयर इज नो नीड टू रिपीट इट। अहेड ऑफ, ये मैंने आपको बता ही दिया है। देन दिस इज फार्मर स्टेज प्रोटेस्ट एट दिल्ली बॉर्डर फॉर एमएसपी कंपनसेशन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है मैंने पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप ऐसे समझ लो कि देयर इज अ किसान जिसका नाम है एकता। ठीक है, एकता ने डिसाइड किया कि मैं जो है टमाटर की खेती करती हूँ अपने 1 बीघा जमीन पे। ठीक, उसने ये डिसाइड कैसे किया, उसने ये डिसाइड ऐसे किया कि उसको पता था कि इस साल जो है टमाटर बहुत महंगे बिके हैं, तो मैं अगर टमाटर उगाऊंगी तो आई विल अर्न मोर। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने टमाटर की खेती कर दी। अब क्या हुआ, अगले साल जो है टमाटर की वैल्यू बिल्कुल 2 रुपए किलो पे आ गई। अब इस चक्कर में एकता का तो नुकसान हो गया क्योंकि उसने अपने 1 बीघा पे पूरे पे टमाटर उगा दिया था, जस्ट बिकॉज उसने एक प्रिडिक्शन लगाया था कि इस साल ये अच्छा बिकेगा। बट अब 2 रुपए में तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी, तो एज ए किसान वो बहुत ज्यादा सफर करेगी। तो वो बहुत ज्यादा सफर ना करे, इसके लिए हमारी सरकार एक स्कीम लाई है जिसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब वो क्या कहते हैं, सरकार ये कहती है कि चलो ठीक है, आप 60 रुपए किलो का बिकेगा टमाटर आप बेच देना, पर जस्ट इन के 60 रुपए किलो का ना बिके तब भी हम आपको 40 रुपए पर केजी में टमाटर खरीद लेंगे। मतलब कोई ना खरीदे, चाहे दाम सस्ता हो जाए चाहे कम हो जाए, सरकार इतने रुपए मिनिमम अमाउंट में वो फसल आपसे लेगी, जिससे कि आपका खर्चा निकल आए और कुछ प्रॉफिट भी हो। तो ये बेसिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें जो किसान हैं, बेसिकली ये जो किसान जो अभी डिमांड कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ फसलों का और इंक्लूड किया जाए, प्लस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो उन्हीं सब की ये जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। पुतिन जी टू विजिट इंडिया अर्ली नेक्स्ट ईयर टू अटेंड एनुअल समिट। तो ये पहली बार होगा रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद। पुतिन जी जो हैं वो 2030 बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर भारत यात्रा में आएंगे और कोशिश करी जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है कि बात करी जाएगी कैसे जो वॉर है इनका इसको सॉल्व किया जा सकता है, प्लस इकोनॉमिक रोड मैप फॉर 2030 जो है उसको कैसे आगे बढ़ा सकती हैं दोनों कंट्रीज मिलके। देखो, रशिया एंड इंडिया इज वेरी क्लोज, फ्रेंड नहीं बोलेंगे लेकिन क्लोज एलाइज, और आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। मैंने आपको बार बार बताया, जो 70s में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएस खड़ा हो गया था, तब रशिया ने बोला था यूएस को कि तुम आओगे तो हम भी युद्ध में शामिल हो जाएंगे, और फिर यूएस ने पाकिस्तान से अपना सपोर्ट हटाया था। तो वरना वो एक तरफा वॉर हो जाता, क्योंकि अगर यूएस सपोर्ट कर देता पाकिस्तान को तो भारत के पास ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं। इसके बाद नेपाल गवर्नमेंट एक्सेप्ट $20 मिलियन ग्रांट असिस्टेंट फ्रॉम चाइना। अब ये क्या है, देखो पैसा मिलना इज नॉट द इशू ये है कि चाइना ऐसे पैसा देता नहीं है, और नेपाल की जो अभी गवर्नमेंट है ये थोड़ी सी अभी प्रो चाइना टाइप सपोर्टिंग गवर्नमेंट है। अब चाइना ने जो पैसा दिया है इसके बदले में वो नेपाल का सपोर्ट मांगेगा, थोड़ा इंडिया के अगेंस्ट मांगेगा, प्लस चाइना का देयर इज अ डेट ट्रैप ऑल्सो जो श्रीलंका के साथ हुआ था। हबन-टोटा पोर्ट के केस में क्या हुआ, चाइना ने पैसा दिया, श्रीलंका रिटर्न नहीं कर पाया, तब चाइना ने 99 ईयर्स के लिए उनका वो पोर्ट जो है वो अपने पास रख लिया। तो ऐसे चाइना का ट्रैप होता है, उसी में अभी नेपाल नया उनका आप कह सकते हो कि शिकार है। अभी क्या हुआ, 56 लोगों की मृत्यु हो गई है गुइनिया में एक स्टैम्पीड के चलते हुए। हुआ क्या, देखो गुइनिया में आपको पता है जनता सरकार है, जनता सरकार का बेसिक मतलब जनता वाली जनता नहीं है, जनता को हम बोलते हैं बेसिकली आर्मी की सरकार है, आर्मी ने अपनी कंट्रोल ले रखी है। तो वहां के जो हेड है उनका नाम है जनरल मोहम्मद डोबिया। इनके ऑनर में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट कराया जा रहा था, उसके फाइनल में
किसी पर्टिकुलर टीम को जिताने के लिए वहाँ की जो आर्मी होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, उन्होंने कुछ कुछ तो किया कि पेनल्टी एक्स्ट्रा दे दिया, समथिंग ऐसा, जिसके चलते हुए जो ग्राउंड में जितने दर्शक थे ना वो ग्राउंड में कूद आए और स्टैम्पीड हो गया, और स्टैम्पीड की वजह से 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये ऑफिशियल डेटा है, मे बी इससे ज़्यादा हो। ग्यूना की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है कोनाक्री। देखो बहुत बार मैं आपको बहुत सारी जगहों की कैपिटल बताता हूं, तो आदमी ऐसा सोचता है कि बच्चा ऐसा सोचता है कि अरे यार कैपिटल कौन ही पूछता है। अभी क्लैट के पेपर में कल पूछ लिया, लद्दाख की कैपिटल पूछ लिया। तो पॉइंट ये है कि बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो जब भी कोई कंट्री के कैपिटल या करेंसी में बताऊं, उसको सुन लिया करो, समझ लिया करो, मे भी काम आ जाए कहीं। करेंसी जो है वो ग्यूनिया फ्रैंक है। इसके बाद हमारे जो 2 आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, एक आपका दिस इज अबाउट ब्लैक सी डील। ब्लैक सी फूड डील क्या है, ये काफी न्यूज में रहती है। क्यों न्यूज में रहती है बता देता हूं। आखिर बात ये चल रही है कि रशिया को यूके ने वार्न किया है कि भैया ये जो ब्लैक सी डील आपने डिले कर रखी है, जो आपने खत्म कर दी है, उसके वजह से पैलेस्टीन में खाना नहीं पहुंच पा रहा है, इसको रिवाइव करो, और वरना हमसे खतरनाक कोई नहीं होगा, इस तरीके की चीज। दूसरा आपका जो एशियन कंट्रीज का आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आईआईटी कानपुर ने एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2024 लॉन्च किया था। अब ये बेसिकली क्यों किया था, ये दिखाने की कोशिश करी थी कि इंडिया एंड एशियन कंट्रीज में किस तरीके के स्टार्टअप जो हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो ये दोनों आर्टिकल से हमारे काम की चीज है, एशियन क्या है, देन देयर इज दिस की ब्लैक सी ग्रीन डील क्या है। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मामला एशियन की फुल फॉर्म क्या है। एशियन की देखो गाइस फुल फॉर्म जो है ना, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट्स क्या, एशियन, which was established to promote political and social stability and rising tensions in Asia Pacific countries, जहां पे ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी रहे थे। इनका मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एशियन का सेक्रेटरीट कहाँ है, इंडोनेशिया, जकार्ता बोल रहा हूं, है ना। तो अभी हमने क्या देखा, एशियन की फुल फॉर्म देखी, एशियन का मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एशियन का सेक्रेटरीट कहाँ है, इंडोनेशिया, जकार्ता। अब एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन सा है, म्यांमार। ठीक है, सबसे पहले हो गई कौन सी, म्यांमार। दूसरे नंबर पे आपकी लाओस, दूसरे पे हो गई लाओस। ठीक है, तीसरे पे हो गई मलेशिया। ठीक, फिर थाईलैंड, देन कैम्बोडिया। ठीक, फिर सिंगापुर। ठीक, फिर इंडोनेशिया। इसके अलावा फिर आपकी मलेशिया मैंने बता ही दिया है, ब्रुनेई हो गई एक, बहुत ही गरीब कंट्री है विश्व की, वियतनाम और फिलीपींस। ठीक है, तो ये आपकी जो कंट्रीज हैं, दीज आर एशियन कंट्रीज। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि एशियन कंट्रीज का नाम आप याद करने की ट्रिक भी है, मैं कल उसकी पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगा, तो वो ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एशियन कंट्रीज लर्न कैसे करते हैं ये आपको एक ट्रिक आइडिया लग जाएगा। तो जस्ट इन केस एमसीक्यू में ऐसा कुछ आ जाए जहां पे आपसे पूछ लें कि एशियन कंट्रीज कौन सी है या इनमें से कौन सी एशियन का पार्ट नहीं है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो थोड़ा सा एशियन की इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। कब हुआ था, 1967 में एशियन डिक्लेरेशन साइन हो गया था, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। फाउंडिंग फादर्स कौन थे एशियन के, तो वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, फाउंडिंग पार्टनर सिर्फ आपके 5 कंट्रीज हैं, जो कि थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक, चेयरमैनशिप ऑफ एशियन जो है ना वो रोटेट होती है एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ मेंबर स्टेट। तो 2-3 चीजें हैं एशियन के बारे में हमने समझा। पहले तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, फाउंडिंग फादर्स कितने हैं, कब बना था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में। जो प्रेसिडेंसी है वो कैसे रोटेट होती है, एनुअली होती है बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ABCD जो हमारी है। ठीक है, इसके बाद इंडिया का एशियन से क्या रिलेशन है, तो देखो इंडिया को मैं आपको पहले ना ये समझाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो भारत ना पहले बहुत ज्यादा US और USSR इन सब पे ही फोकस करता था।
बट विथ टाइम इंडिया को रियलाइज हो गया कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो हम विश्व में कभी ग्लोबल पावर अवर तो नहीं बन पाएंगे, वो भूल जाओ। क्योंकि देखो चाइना जो है ना, वो इन एशियन कंट्रीज में बहुत इनके सामने जो है लॉलीपॉप्स फेंकता है, पैसे, फ्री एड, लोन देना, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना। तो इंडिया भी फिर कुछ समय, मतलब आई थिंक इट इज अराउंड 2000 के आसपास से बोल सकते हैं, 1990s के थोड़ा बाद से बोल सकते हैं, इंडिया ने भी ना फिर एशियन कंट्रीज पे ध्यान देने का बहुत कोशिश किया। और ये कारण यही था कि अपने अड़ोस पड़ोस देशों से तो पहले अच्छे संबंध बन जाएं, तब बाहर को हम टैकल करेंगे। तो वो वाली चीज थी। आप देखो जो ये नाम आप जितने भी देख रहे हो एशियन कंट्रीज के, सब भारत के पड़ोसी तो हैं, मतलब आस ही पास तो हैं हमारे सारे ही, कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर है। तो कहने की चीज ये कि मतलब इन पे नजर रखना, इनसे रिलेशन मेंटेन करना, इट वाज द नीड ऑफ द आवर। तो ईशान और भारत के 25 ईयर सेलिब्रेट हुए थे, आई थिंक अभी तो ज्यादा हो चुके हैं, ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए 25 आ रहा है। ये देखो 2018 की बात है, तो ये गलत है। आई थिंक 19, 20, 21, 23, 4, 5, 30 ईयर्स हो चुके होंगे, ठीक है। भारत जो है ना पहली बार एशियान का सेक्टोरियल डायलॉग बना था, पार्टनर बना था 1994 में। उसके बाद धीरे धीरे भारत की एस्टेब्लिशमेंट वहां पे बढ़ती गई, 1995 में फिर वो प्रॉपर डायलॉग पार्टनर बन गया था। इस तरीके की चीजें होने लगी थी, ठीक है। अब एक और यहाँ पे टर्म यूज होती है, जैसे आप अगर ये न्यूज खोलोगे, मैं खोल देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेडनेसडे as he left for Indonesia to attend 20th Asian Indian Summit and 18th East Asia Summit। तो एशियान तो समझ में आ गया, पर ये क्या है ईस्ट एशिया समिट? सर ये क्या है, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट कुछ नहीं है, ये एशियन कंट्रीज प्लस, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, एशियन कंट्रीज प्लस, ठीक है। वो प्लस कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेट मी रिपीट इट, वो प्लस कंट्रीज कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल जो है ये 18 मेंबर्स बन जाते हैं। इनको बोला जाता है आपका EAS, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट। तो मतलब जब एशियान की समिट होती है उसी समय EAS की भी समिट हो जाती है। तो ये वाली चीज थी, ठीक है। ये अब काम क्या है इनका? तो वही है भाई, कैसे सारी कंट्रीज को साथ लेके आगे बढ़ा जाए, डेवलपमेंट किया जाए, इकोनॉमी बढ़ा जाए, यही सब बातें होती हैं यार इन सभी जितनी भी ये समिट्स होती हैं। पहली समिट इसकी कब हुई थी? EAS की कुआलालंपुर मलेशिया में 14 दिसंबर 2005 को, ठीक है। क्लियर हो गया? सारी चीजें समझ में आ गई? आई होप आ गई होंगी। इसमें आपके काम की चीजें बस यही थी। एक आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इट इज क्या? ब्लैक सी ग्रेन डील। क्या थी ब्लैक सी ग्रेन डील और अभी ये क्यों चर्चा में आ गई है, ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो ये आज ही की न्यूज है, हर न्यूज़पेपर में आई हुई है, टर्की की तरफ से कुछ आया है, मैं बताऊंगा अभी ये क्या है। पर पहले पूरा इसका कंटेक्स्ट समझते हैं कि ब्लैक सी ग्रीन डील है क्या, ठीक है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि रशिया एंड यूक्रेन जो है ये वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, मतलब यहाँ पे वीट बहुत ज्यादा उगाया जाता था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हो गया, ठीक है। यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया। क्यों हुआ था? क्योंकि रशिया चाहता था कि भाई यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, पर नेटो चाहता था नहीं हम बनेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज ने पंप किया और इस वजह से फिर रशिया यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, ठीक है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो यूक्रेन के ना कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, ठीक। ये तीनों पोर्ट्स हैं, यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है यूजिनी, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है कोरमोमोर्स्क, ठीक है। तो ये जो तीन पोर्ट है ना आपके यूक्रेन के, गाइस फिर से देख लो, लोकेशन देख लो इसकी, ये है आपकी ये तीनों पोर्ट, ठीक है। तो ये जो तीनों पोर्ट थे ना, यहां से मोस्टली पूरे विश्व का जो यूक्रेन की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता था ग्रेन्स का, वो किया जाने लगा, किया जाता था मतलब पहले से ही। अब जब रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुई तब हुआ क्या? रशिया के एक्सपोर्ट पे तो भाई बाकी कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया, रशिया से कोई खरीद नहीं रहा था, सब लोग यूक्रेन से खरीद रहे थे। तो रशिया ने क्या किया? रशिया ने यहाँ पे ड्रोन अटैक करने शुरू किए कि भाई हम यहां से एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। उसके वजह से क्या हुआ? विश्व में आपने पीछे कुछ समय पहले आपको याद होगा कि वीट के प्राइसेस बढ़ गए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा वीट महंगा हो गया था क्योंकि रशिया यूक्रेन को एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहा था। और आप सोचो कि वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट जब एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगी तब क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम सारी होने लगी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो ये हुआ जब विश्व के अंदर
वीट की कमी पड़ी। और आप ये मत गलतफहमी में रहना कि सर रोटी सिर्फ इंडिया में खाई जाती है, वीट तो सिर्फ इंडिया में यूज होती है, पाकिस्तान में यूज होती है, एशियन कंट्रीज में होती है, ऐसा नहीं है। देखो हमारे यहाँ पे रोटी ज्यादा खाई जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेड का सेवन होता है। ब्रेड इज अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट मील देयर। वहां पे अगर वो अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, तो वो बताता है कि वहां का खाना क्या है। वहां का खाना ये कि भाई हॉट डॉग खाओगे या कुछ भी खाओगे, सब में ब्रेड रहता है, और ब्रेड के अंदर भैया कभी वो पोर्क डाल देते हैं, कभी चिकन डाल देते हैं, उसी में वो हैम्स डाल देते हैं, उसी में बीफ डाल देते हैं, और वो सब कुछ ब्रेड के अंदर चलता है। और वहीं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड की ना, वहां पे आपको खाना हमारे यहाँ जैसा ही मिलेगा। जैसे अगर आप कभी किसी ऐसे एरिया में गए हो जहां पे बहुत ही अच्छे मुगल रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब मुगल जायका मिलता हो, तो वो आप जब खाने देखना, जैसे शीरमाल हो गया या शोरमा हो गया, एक बहुत ही फेमस अभी है, तो ये सब कहां, टर्की वर्की से तो आए ही खाना भाई, वहीं के तो ये स्टार्टिंग थी, मुगल्स वहीं से तो सारे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ब्रेड का सेवन पूरे विश्व में है, वीट का सेवन पूरे विश्व में है। तो जब ये रशिया यूक्रेन दोनों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वीट के दाम बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ने लगे। पूरे विश्व की कंट्रीज को लगा कि भैया वैसे तो कोहराम मच जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यूएन एंड टर्की दो मीडिएटर थे। कौन थे? यूएन एंड टर्की। वो रशिया के पास गए, बोले कि रशिया भाई ये क्या कर रहे हो यार, वीट को एक्सपोर्ट करने दो यूक्रेन को, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो रशिया ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात समझते हैं, सुनते हैं, हम वीट को एक्सपोर्ट करने देंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर से भी सैंक्शन हटाओ और हमें भी एक्सपोर्ट करने दो, हमसे भी सामान खरीदो। रशिया ने कहा वीट के लिए ही सिर्फ। तो टर्की यूएन ने कहा ठीक है भाई, मान लिया। अब हुआ क्या कि भाई यूएन जब ये बैन वैन हटा, तो रशिया ने यहां पे अटैक करना बंद कर दिया, यहां से यूक्रेन का एक्सपोर्ट शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन रशिया का एक्सपोर्ट ना इतने अच्छे से शुरू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखो रशिया पे तो बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं ना, जैसे डॉलर वाला, स्विफ्ट वाला। तो अगर आप एक्सपोर्ट करने भी दे रहे हो तब भी रशिया को पेमेंट नहीं मिल रही है, उससे कोई खरीद ही नहीं रहा है, वो क्या करेगा? तो इसी वजह से रशिया ने फिर से इस पूरे पोर्ट का फंक्शन को अभी रिसेंटली रोक दिया। इन जुलाई मंथ की ही बात है, रशिया ने यहाँ पे फिर से ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए, और जो भी वेयर हाउस थे जहां पे ग्रेन और ये सब स्टोर थे वो सब उड़ा दिए। तो रशिया ने इसके पीछे लॉजिक यही दिया कि भाई ये तो बेवकूफी है, बेवकूफ बनाना हुआ कि आप कह रहे हो कि आपने हमें सारे राइट्स दिए हैं और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट जब हमसे कोई खरीद ही नहीं रहा है, या जो डिफरेंट टाइप के सैंक्शंस लगे हैं वो हटेंगे ही नहीं, तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर लेंगे? तो ये वाली बात थी। इसके वजह से वापस से वीट के प्राइसेस फ्यूचर में आपको विश्व में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अभी क्या हुआ, क्यों ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, टर्की के जो हेड है ना एर्दोगन जी, ये अभी 5 तारीख को आई थिंक जाके मिले हैं किससे? पुतिन जी से। और ये ऐसा कह रहे थे कि अरे मैं मना लूंगा, ऑल्दो क्योंकि रशिया एंड टर्की आर ए क्लोज एलाइज, तो इन्होंने कहा मैं मना लूंगा। लेकिन इन दी एंड अगेन पुतिन जी ने साफ बोला है कि जब तक हमारे ऊपर से ना सारे सैंक्शंस नहीं हटेंगे, जब तक वेस्टर्न कंट्रीज हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी, हम भैया ये नहीं होने देंगे। तो ये वो वाली बात हो गई कि भाई अगर आप हमें मारोगे तो हम भाई आपको भी नहीं करने देंगे, तो वो चीज है। तो रशिया का यहाँ पे ये स्टैंड है, और ये है पूरी ये ग्रेन डील। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप लोगों के लिए हमने 8-7 आवर्स वाली वीडियो निकाल दी है, तो उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दिन में कर डालो, बिंज वॉच नहीं करना है, नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है वो। 1 घंटा आधा घंटा डेली लेके बैठो, नोट्स बनाओ। अगर उस किसी टॉपिक के आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो उसी को खोल के उसमें देखो कोई नया पॉइंट तो नहीं आ रहा है, नया पॉइंट आ रहा है तो उसमें नोट कर लो, नहीं आ रहा है तो बस उसको समझ लो, आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो उस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो यही था सेशन, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।